प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग एवं मांग की लोच, पार्ट 4 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवांकुर में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम इस क्लास का टॉपिक। इस क्लास का टॉपिक है मांग की लोच को मापने की रीतियां। देखिए, मांग की लोच को मापने की रीतियां 3 दी हैं। मैं आपको बोल दूं कि हम क्रम से जो अध्ययन करते आ रहे हैं उसको समझने के लिए पिछले वीडियो को सुनना या पिछले वीडियो को समझना भी बहुत आवश्यक है। इसमें क्या लिखा है, मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच को मापने की रीतियां हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए पिछला वीडियो जो था मांग की कीमत लोच का अर्थ और मांग की कीमत लोच के प्रकारों को लेकर था। तो आप पिछले वीडियो को यदि पढ़ के आए हैं तो इसको पढ़ने में या समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप देखिए, मांग की कीमत लोच को मुख्य रूप से 3 विधियों से मापा जा सकता है। आपको मालूम है कि मांग की लोच कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत परिवर्तित होती है, यही प्रतिशत का मापन करना मांग की लोच की रीतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए आप मांग की कीमत लोच के तीनों विधियों को। पहली विधि है यहाँ पर प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि, द्वितीय विधि है कुल व्यय विधि और तृतीय विधि है ज्यामितीय विधि या बिंदु विधि। ठीक है, इन विधियों का हम क्रम से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं क्या है। पहली विधि मांग की कीमत लोच को मापने की जो है वह है प्रतिशत या अनुपातिक विधि। यह विधि जो है प्रोफेसर फ्लक्स ने डेवलप की है। उन्होंने इस विधि का विस्तार से अध्ययन किया है, इसका प्रयोग किया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है आपको कि अनुपातिक विधि किसने विकसित की है, प्रोफेसर फ्लक्स ने। अब देखिए आप, मांग की लोच बराबर होगी मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। फिर इसमें लिखा है यदि हम इसको हल करते हैं, इसमें जो हम पिछले एक उदाहरण को हल करके आए हुए हैं, तो उस उदाहरण के माध्यम से ही हम पुनः उसको याद कर सकते हैं कि यदि भागफल 1 हो तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर। ईडी, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच कितनी होगी, मांग की लोच इकाई के बराबर। और यदि भागफल इस फॉर्मूला से 1 से अधिक आता है तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक। और यदि भागफल जो है 1 से कम आता है तो क्या होगी, मांग की लोच इकाई से कम। इस प्रकार से इस फॉर्मूला के द्वारा हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं कि मांग की लोच किस प्रकार की है, इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है या इकाई से कम है। ठीक है, अब इसी प्रतिशत विधि को फिर हम टेस्ट के रूप में देखते हैं कि मांग की लोच को मापने की यह विधि प्रोफेसर फ्लक्स ने डेवलप की है। इस विधि के अंतर किस प्रकार से मांग की लोच को मापा जाता है, और इसमें टेक्स्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 100 से गुणा करके इसको प्रतिशत के रूप में भी लिखा जा सकता है। फिर वैसे के वैसे इसको अथवा करके फॉर्मूला लिखें। क्यू, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी मात्रा, और पी का मतलब होता है प्राइस या कीमत। और अंत में जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम अधिकांश प्रयोग करते हैं। ये लिखा हुआ है कि परिवर्तन का चिन्ह लिया है, मात्रा में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन गुणित पुरानी कीमत वस्तु की और पुरानी मात्रा वस्तु की। इसके द्वारा हम उस सूत्र से तीनों परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है या इकाई से कम है। ठीक है, तो अब इसको देखिए दूसरी विधि। दूसरी विधि कौन सी है, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि का अर्थ ये है कि किस प्रकार से हम मांग की लोच के परिवर्तन को मापते हैं। इसमें लिखा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के पूर्व के कुल व्यय और परिवर्तन के बाद के कुल व्यय दोनों की तुलना की जाती है, तो इस तुलना करने से जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वह कुल व्यय विधि के अंतर्गत मांग की लोच कहलाती है। ठीक है, इस मूल्य परिवर्तन के पूर्व के कुल व्यय और मूल्य के परिवर्तन के बाद के व्यय की तुलना की जाती है। तो इसमें देखते हैं हम, मांग की लोच इकाई से अधिक, मांग की लोच इकाई से अधिक।
इकाई से अधिक आपको पहले ही ईडी ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, अर्थात इसमें क्या लिखा है, मैंने देखो आप स्क्रीन पर लिखा है मूल्य में कमी होने से कुल व्यय में क्या हो जाती है, वृद्धि, और मूल्य में वृद्धि होने से कुल व्यय में कमी होती है। तो क्या होता है, मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। और इसी प्रकार से दूसरा इसका मापन का प्रकार है मांग की लोच इकाई के बराबर, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मूल्य में वृद्धि या परिवर्तन, कुल व्यय में वृद्धि या परिवर्तन नहीं होना या मूल्य में परिवर्तन के बाद भी कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको इकाई की लोच या मांग की लोच इकाई के बराबर कहा जाता है। फिर इसी के आधार पर तीसरा इसका प्रकार है मांग की लोच इकाई से कम, अर्थात मूल्य में कमी होने पर उसके कुल व्यय में भी कमी हो जाती है, और मूल्य में वृद्धि होने पर उसके कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। अर्थात परिवर्तन के पूर्व कुल व्यय में कमी होने से मूल्य में कमी होने से कुल व्यय में कमी हो जाती है, और परिवर्तन के बाद मूल्य में वृद्धि होने से कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस स्थिति को हम मांग की लोच इकाई से कम के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर कुल व्यय विधि के अंतर्गत टेस्ट के रूप में दिखाया गया है किस प्रकार से मांग की लोच इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई से कम होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ईडी, पहले बिंदु में देखते हैं आप ईडी ग्रेटर देन 1 अर्थात इकाई से अधिक है, ईडी इक्वल टू 1 अर्थात इकाई के बराबर है, ईडी लेस देन 1 अर्थात इकाई से कम है। तो लेकिन सभी जगह क्या हुआ है, परिवर्तन के पूर्व कुल व्यय और परिवर्तन के बाद कुल व्यय से तुलना की गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरी विधि है मांग की लोच को मापने की, ज्यामितीय विधि या रेखा गणितीय विधि या बिंदु विधि। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु की कीमत में कुछ परिवर्तन होता है, सूक्ष्म परिवर्तन या बहुत कम परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन से मांग में इतना कम परिवर्तन, इतना कम प्रभाव होता है कि जिसको जानना बहुत कठिन होता है। इसलिए इस सूक्ष्म परिवर्तन को जानने के लिए ज्यामितीय विधि या बिंदु विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, ज्यामितीय विधि में मांग रेखा होती है, मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग को मापा जाता है कि मांग में किस प्रकार की लोच है, कम लोच है, अधिक लोच है, शून्य लोच है, क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है स्क्रीन पर पेंसिल से, मांग की लोच बराबर बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी। एक जो रेखा दी है अगले चित्र में हम इसको और स्पष्ट समझेंगे कि जो मांग रेखा है उस मांग रेखा पर एक निश्चित बिंदु से हम मांग की लोच को मापने का प्रयास करते हैं। तो इसको निश्चित बिंदु से ऊपर के भाग की दूरी और निश्चित बिंदु से नीचे के भाग की दूरी को तुलना करते हैं भाग से, और उससे फिर मांग की लोच को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, मांग की लोच बराबर बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी बटे बिंदु से मांग रेखा के ऊपर भाग की दूरी। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि चित्र में और यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिंदु कौन सा है। अर्थात कहने का मतलब ये है मांग की जो रेखा होती है कि उस पर कोई सा बिंदु होता है, मान सकते हो उस निश्चित बिंदु से ही हम विभिन्न बिंदुओं की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसको देख सकते हैं कि वही स्थिति है, इस सूत्र के प्रयोग करने से भागफल 1 आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर है, 1 से कम आता है तो मांग की लोच इकाई से कम है, और अधिक आता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक है। तो देखिए अब स्पष्ट रूप से हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कि स्क्रीन पर जो चित्र दिया है y अक्ष उस पर कीमत है हमेशा होती है, आपको ध्यान रखना है, और x अक्ष पर मांगी गई मात्रा है। इन दोनों रेखाओं को एक मांग रेखा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर देखिए PQR 3 बिंदु हैं मांग के, और उसमें लिखा है तीनों बिंदुओं किस प्रकार की मांग की लोच है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि Q से यदि हम मांग रेखा को मापना चाहते हैं
तो Q से ऊपर का भाग कितना है, QP, और Q से A तक। फिर इसी प्रकार से Q बिंदु पर से मांग की लोच को मापने के लिए नीचे का भाग R है Q से, और दूसरा भाग है Q से B तक। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को इस रेखा के माध्यम से माप सकते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या लिखा है, पहला बिंदु है कि बिंदु ए पर मांग की लोच क्या है। बिंदु ए पर आप देखते हैं कि बिंदु ए पर ED बराबर है AB, ए से B की दूरी बटे उसके नीचे के भाग की दूरी, तो कितनी है, A से B, ऊपर के भाग की दूरी कितनी है, 0। तो इसमें क्या लिखा है, 8 बटे सभी बिंदुओं को कितने भागों में बांट दिया, 8 भागों में। 8 बटे 0 भाग लगाया तो क्या आया, अनंत आया। इसलिए मांग की लोच क्या हो गई, अनंत हो जाती है। फिर हम देखते हैं बिंदु P पर मांग की लोच क्या है। बिंदु P पर देखिए नीचे का भाग P से कितना है, B तक, और ऊपर का भाग कितना है, P से A तक। तो ये है P से B तक का भाग की दूरी कितनी है, 6, और P से A के भाग की दूरी कितनी है, 2। अब हमने इसको भाग दिया 2 से 6 में, कितना आया, 3। तो इसका मतलब क्या है, मांग की लोच इकाई से अधिक है, अर्थात 1 से अधिक है। इसी प्रकार से बिंदु Q पर देखिए मांग की लोच। बिंदु Q पर मांग की लोच क्या है, नीचे का भाग कितना है, Q से B कितना हो जाएगा, 4, और ऊपर का भाग Q से A तक कितना हो जाएगा, 4। 4 में भाग 4 का लगाया तो बराबर कितने आ गए, 1, अर्थात मांग की लोच इकाई के बराबर। फिर देखिए आप चौथे नंबर पर बिंदु R पर मांग की लोच क्या है। बिंदु R पर नीचे का भाग कितना है, 2, और ऊपर का भाग कितना है, 6। अब 2 में 6 का भाग लगाया तो कितना आया, 0.33, अर्थात मांग की लोच जो है इकाई से कम है, 1 से कम है। इसी प्रकार से पांचवा बिंदु देखिए, बिंदु B पर मांग की लोच क्या है। बिंदु B पर नीचे का भाग कितना है, 0, और ऊपर का भाग कितना है, A से B 8। अब नीचे के भाग में ऊपर के भाग से दूरी भाग लगाया तो कितना आया, 0, अर्थात मांग की लोच क्या है, 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मांग की कीमत लोच को मापने की तीनों विधियां, मांग की अनुपातिक या प्रतिशत विधि, कुल व्यय विधि और ज्यामिति विधि। धन्यवाद।